गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्या हाल है तुम लोग का? बहुत अच्छा। हम भी ठीक है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और ऑनलाइन पढ़ो। क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अभी से। हाँ, क्या बोले? कुछ घर में परेशानी थी, डॉक्टर के पास थे। फिर आए हैं परसों, ये जो आप देख रहे हो बोर्ड लाए हैं। ठीक है। कैमरा स्टैंड तोड़ दिए थे, वो लाए हैं। ठीक है। लाइट घर पे कट जाती थी तो बैटरी को इन्वर्टर परसों शाम को लाकर सेटअप किए हैं। आपके लिए वाईफाई ब्रॉडबैंड लगाए हैं, आप जाके पढ़ा रहे हैं। चलिए, कॉपी कलम पहले निकाल लीजिए। ठीक है। और मेरे साथ आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। फ्रिक्शन चैप्टर का हेडिंग लगाइए। फ्रिक्शन कहते हैं किसको है? तो बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और इसे हम लोग पूरा जड़ से खत्म करेंगे अच्छे से, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये कोई सरफेस है, सतह है। इस सतह के ऊपर भी कोई अगर हम कोई वस्तु को रख देते हैं, इस टुकड़े को रख देते हैं वस्तु को, और इस वस्तु को हम स्लाइड कराते हैं। नहीं, इस वस्तु को हम स्लाइड कराते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा सतह है, ये हमारा वस्तु है। इसको उधर की तरफ खींचते हैं, इधर की तरफ। तो देखो, अगर आप खींचोगे ना, जब इसे खींचोगे, जब आप इसे खींचने की कोशिश करोगे इधर की तरफ, ठीक है, थोड़ा एक कैमरा को ठीक कर लेते हैं ताकि आपका रिकॉर्डिंग वीडियो अच्छा बन जाए। ठीक है, बाद में कोई देखे तो इसे बहुत अच्छे से देख सके, इसके लिए थोड़ा सा हम। चलिए, जैसे इस सतह पर इस वस्तु को रखे, इस नहीं अच्छा था। अच्छा ठीक ठीक है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलिए, देखो ऐसे समझोगे तो समझ में आएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इस सतह के ऊपर रख दिया। इसको इधर से फोर्स लगाया, खींचने की कोशिश की इधर। देखो, अब मेरे हाथों में जो पावर है, फोर्स है, वो कुछ लगाते हैं तो खिसकता नहीं। थोड़ी थोड़ी पावर को हाथ में पावर बढ़ाते चलते हैं, बढ़ाते चलते तभी खिसकना शुरू करता है। तो क्या हमने जो शुरू में फोर्स लगाया उससे तो ये वस्तु खिसक नहीं रहा था। मान लीजिए अगर हमने इस पर 1 न्यूटन का बल लगाया तो नहीं खिसका, लगाए तो फिर नहीं खिसका, 3 का लगाए तो फिर नहीं खिसका, लेकिन 4 का लगाए तब ये खिसकना शुरू कर दिया। तो इससे पहले ये 3 न्यूटन फोर्स क्या कर रहा था? वो चाह रहा था इस वस्तु को, इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को कि इस सरफेस के ऊपर ट्राई कर रहा था कि इसको हम क्या कराए, मोशन कराए, गति कराए। पर ये होने नहीं दे रहा था। कौन नहीं होने दे रहा था? ये हाथ की सतह और इसकी जो सरफेस है, इन दोनों बीच का जो इंटरलॉकिंग पॉइंट होता है वो। अब इंटरलॉकिंग पॉइंट मतलब क्या होता है बता। देखिए, इस सतह को देखोगे, पूरा ये सपाट सतह नहीं है, पूरा चिकना सतह नहीं है, कुछ न कुछ उभड़ा हुआ है। और ये सतह भी उभड़ा हुआ है। जब ये उभरे हुए दो सतह एक दूसरे को ऊपर रखाते हैं ना, ये इनका इंटरलॉक जैसे काम करने लगता है। इंटरलॉक जैसे ये दोनों फंस जाएंगे इस तरह।
अब इसको क्या करेंगे, इस पे जब थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाएंगे तब इंटरलॉक टूटेगा, तब जाके ये क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, तो इस वस्तु को इस पर रख के हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, ताकि ये वस्तु इधर की तरफ घूमे। ठीक है, तो जो इसके तरफ जो फोर्स लगाते हैं, ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन करने का मतलब है ठीक इसकी विपरीत दिशा में, यानी कि इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ एक फोर्स बनता है। ठीक है, जब आप अप्लाई करते हो तब ये फोर्स चाहता है कि उस फोर्स को अपोज करता है। ठीक है, ये फोर्स क्या करता है, उसको अपोज करता है। ठीक है, इस फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। अगर हम मान लो कि इसको अगर हम P से लिखे, सपोज पावर लगा दे, मतलब फोर्स ही है। ठीक है, तो इधर की तरफ भी हमको एक फोर्स मिलता है, या अगर इसको आप F ही लिखना चाहोगे तो F लिखो, तो इसको भी F ही लिखेंगे क्योंकि ये भी एक फोर्स ही है, पर ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब इसके F के नीचे में एक F लगा दी, मतलब उस फोर्स को, ये वस्तु का जो दोनों सतह के बीच में इंटरलॉक था, ये इसका अपोज कर रहा था, उनकी गति को अभी भी अपोज कर रहा है। जब ये गति कराने लगता है तो फिर भी इनके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगते रहते। ठीक है, यही फोर्स जो कहलाते हैं, यही फोर्स आपको क्या कहलाते हैं, यही फोर्स कहलाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स यानी क्या होता है, जब किसी एक सतह के ऊपर किसी वस्तु को रखते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक सतह के ऊपर रखते हैं, तो दोनों सतहों के बीच में जब रख देते हैं और उसके बाद उस वस्तु पर जब हम फोर्स लगाकर मोशन में लाने चाहते हैं, तो दोनों सतहों के बीच में एक फोर्स उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, जो फोर्स क्या करता है, उस वाले फोर्स को अपोज करता है। ठीक है, मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो इसी फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलिए एक काम कीजिए, फ्रिक्शन का डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, फिगर रखा हुआ है, चलिए मेरे साथ आप लोग भी कलम को भी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। स्क्रीनशॉट कोई लेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या होता है कभी कभी कि स्क्रीनशॉट लोगे तो ना पीडीएफ पे भेज देते हैं, सब लोग तो भेज ही रहे हैं पीडीएफ, हम भी भेज देते हैं आपको पीडीएफ, आप पढ़ते रहना घर पर। जब आप कोई चीज को सॉल्व करते हो तो उस समय ज्यादा आपको बेटर होता है। नहीं अभी तक आप 1-1.5 घंटा तक पढ़ोगे, 1.5 घंटा तक उसको अच्छे से लिख के समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तब आपको लगेगा हाँ हमने कुछ पढ़ा। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसा ही होगा जिसका पीडीएफ भेजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि डिफिनेशन इसका देख लेते हैं, मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, इफ बी स्लाइड, इफ बी स्लाइड, अगर हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, और या फिर क्या करते हैं, ट्राई टू स्लाइड, या फिर हम या तो स्लाइड करते हैं या फिर ट्राई टू स्लाइड करते हैं, यानी कि या तो स्लाइड करते हैं या फिर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओवर ए सरफेस, एक सरफेस के ऊपर, दी दी मोशन इज राइज, दी मोशन इज रेसिस्टेड, मोशन क्या किया जाता है, रोका जाता है, रेसिस्टेड बाय ए बॉन्डिंग, by a bonding between the body, the body तथा अच्छा है कि ऑब्जेक्ट लिख लो, the object and the surface, and the surface, this this resist this resisted this resistance is represent, this resist, इस लाइन को फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं,
This resistance is represented by a single force which is known as friction. जो क्या किससे जाना जाता है? फ्रिक्शन से जाना जाता है। ठीक है, साइड में फोटो भी बना लेंगे। साइड में फोटो भी बना लेंगे। अब क्या है, the force of friction, the force of friction always acts, आपको समझा भी देंगे, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। The force of friction always acts opposite direction to applied force। और ये जो फोर्स होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है, अप्लाइड फोर्स की ठीक अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ the force of friction, the force of friction the force of friction is parallel to applied force। पहले वो यहां तक लिख लो फिर आपको समझा देते हैं, ठीक है। पहले लिखिए, हम सामने में रहेंगे, कैमरा हमेशा जूम करते रहेगा जिससे आपको दिक्कतें हो जाएगी। चलिए, आपको हम समझा भी रहे हैं, आप लिखते भी चलिए। अभी हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन? इफ वी स्लाइड, यानी हम क्या करते हैं, स्लाइड करना चाहते हैं और ट्राई टू स्लाइड, या फिर स्लाइड कराना चाहते हैं ओवर ए सरफेस, एक सतह के ऊपर, द मोशन इज रेसिस्टेड। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, मोशन को क्या कहता है, रेसिस्टेड क्या कहता है, रेसिस्टेड मतलब मना किया जाता है या विरोध किया जाता है बाय बॉन्डिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। ये जो मोशन होता है क्या करता है, इस मोशन को रोका जाता है, किसके द्वारा रोका जाता है, तो बाय द बॉन्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। जो जो सतह और जो वस्तु होते हैं उन दोनों के जो सतह होते हैं वहां पर जो इंटरलॉकिंग होती है, बॉन्डिंग होती है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस मोशन को रोका जाता है, ठीक है। दिस रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल फोर्स। ये जो रेसिस्टेंस होते हैं ना, जो रोकने का काम करते हैं, यानी कि अप्लाइड फोर्स को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ठीक। ये जो सिंगल फोर्स होते हैं यही क्या कहलाते हैं, फ्रिक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये फ्रिक्शन कहलाते हैं। दी रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल फोर्स विच इज नोन एज फ्रिक्शन। जो किसके नाम से जाना जाता है, फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया फ्रिक्शन किसको कहते हैं? जब किसी एक वस्तु को या एक ऑब्जेक्ट को किसी सतह के ऊपर रख देते हैं और उस पर हम फोर्स लगाते हैं, चाहते हैं कि उसको हम ट्राई करते हैं कि वो स्लाइड कर जाए, खिसक जाए, या फिर खिसकाने की कोशिश करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस वस्तु के
जो सतह होता है वह और जो सरफेस का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह, उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग के कारण वो वस्तु क्या करता है, वो वस्तु आगे नहीं खिसकता है और इस कंडीशन पर अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक फोर्स मिलता है, जो फोर्स इस फोर्स को क्या करता है, रोकने का काम करता है। यह सिंगल फोर्स को ही हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यानी आपको फ्रिक्शन समझ में आ गया, ये भी एक तरह के फोर्स ही है, इसको फ्रिक्शन कहते हैं या फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना दूर तक लिख भी लिए होंगे, फोटो भी ढंग का बना लिए होंगे। ठीक है, और आपको ये बात समझ भी आप भी आ गया होगा कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्या है, जब किसी वस्तु को किसी सतह के ऊपर रखकर उस सतह वस्तु को चाहते हैं कि हम खिसकाना चाहते हैं या खिसकाने की कोशिश करते हैं, इस कंडीशन पर क्या होता है कि वस्तु के जो सतह होते हैं और जो सतह वस्तु के जो निचली लेयर का जो सतह सरफेस होता है वो, और जो हमारा मेन सतह है, उन सतहों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, इनकी जो मोशन वाले जो होते हैं फोर्स को, इनके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जो उनको मना करते हैं, जाने नहीं देना चाहते हैं। यही फोर्स क्या कहलाता है, यही फोर्स कहलाता है, यह सिंगल जो फोर्स है, यह फोर्स जो है वही कहलाता है फ्रिक्शन। ठीक है, अब दो चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, जो दो इंपॉर्टेंट लाइन होगा, अगर आपसे पूछता है यहाँ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, तो आप इस तरह की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, if we slide or try to slide a object on the surface, at this time a force which is resisted to applied force in opposite direction due to presence of bonding between the surface and object, this single force is known as the frictional force। ये सिंगल फोर्स क्या कहलाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स की जो बात होती है वो दो मुख्य बातें होती है। पहली मुख्य बात ये है कि ये फोर्स ऑलवेज अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर, ये अप्लाइड फोर्स के पैरेलल में लगता है। ठीक है, देखते हो ना, इसको अगर हमने यहाँ लगाया, ये इसके पैरेलल में बताइए, ऐसे वैसे नहीं लगेगा। ठीक है, पैरेलल में लगेगा। तो टू इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। पहला, the force of frictional always act opposite direction to the applied force। ये always क्या करता है, applied force के opposite direction में लगती है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, the force of frictional is parallel to the applied force। और जो मेरा applied force होता है, उनके किस में लगते हैं, ये पैरेलल में लगते हैं, समांतर में लगते हैं। आई होप कि आप लोग इतना लिख भी लिए होंगे, आई होप कि आपको इतना दूर तक समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते चलिए, इसे मिटाते हैं। ठीक है, ये फोर्स कई तरह के होते हैं। There are many types of friction। फ्रिक्शन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। There are many types of friction which are present in below। ये फोर्स कई तरह के फ्रिक्शनल होते हैं, वो कई तरह के होते हैं, कई टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पर है। ठीक है, ये तीन तरह की मुक्ता होती है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलिए सबको बारी बारी से लिख लेते हैं। नंबर एक, स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर बी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और नंबर सी, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फिर इनके डिटेल में पढ़ेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग, ठीक है, और एक होता है रोलिंग। ठीक है,
ये जो होता है ना काइनेटिक बारे में जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप इतना तक लिखकर फर्स्ट नंबर लिखकर डैश करेंगे। फर्स्ट मतलब एस्थेटिक फ्रिक्शन लिखकर डैश करेंगे, ठीक है। ये लिख लीजिए पहले। देखो 58 स्टूडेंट इसमें इनरोल हुए हैं कि हमें पढ़ना है। 18 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 40 स्टूडेंट घर पर है, रिलैक्स है, खाली कहते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, इसलिए भी नहीं है। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। पहला नंबर लिखकर डैश करेंगे। हम सब दिन आपको इतना ही बजे पढ़ाएंगे, शाम में सब दिन। किसी किसी दिन मन नहीं होगा नहीं भी पढ़ाएंगे, लेकिन रोज पढ़ाएंगे। पहले व्यवस्था नहीं था, इतना चीज जमा किए तब पढ़ाएंगे। ये तब बातें बोलेंगे जब फ्रिक्शन चैप्टर पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा ना, तब बोलेंगे। अभी रहने दीजिए, पहले खत्म कर लेंगे। वैसे खत्म करना चाहे तो अभी 4 घंटा लगातार पढ़ा के खत्म हो कर देंगे, लेकिन आराम आराम से पढ़िए। फर्स्ट नंबर हेडिंग लगाइए। एस्थेटिक फ्रिक्शन। चलिए, तो फोटो से समझना होगा। ये तीनों टाइप के जो होते हैं ना फ्रिक्शन, उनको हम लोग फोटो से समझ पाते हैं बेटर। इसलिए फोटो चलिए बनाते हैं। एक से खतरनाक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तब बता देंगे आपको, तब समझा देंगे। ये कोई सरफेस है, ठीक है। इस पर किसी ऑब्जेक्ट को हम रख दिए। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद इस ऑब्जेक्ट पर एक हमने फोर्स अप्लाई कर दे रहे कि भाई तुम फोर्स कर रहे हो, ठीक। आप जानते हो जब फोर्स घर लगाओगे, ठीक है, तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में, इनके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दो और भी बातें हैं, प्रमुख है। दो प्रमुख बातें क्या है? एक बात ये है कि ये जो वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इस वस्तु के m द्रव्यमान के कारण नीचे लगते हैं एम जी। नीचे क्या लगते हैं? एम जी। समझ सकते हैं? एम जी भार है, ठीक है। कितने केजी का वस्तु रखते हो उतने हिसाब से भार भी तो नीचे लगेंगे ना। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण किसी जो मास पर लगता है, ठीक है, जो अर्थ अपने तरफ खींचता है, इससे हम भार कहते हैं, ठीक है। वो एम अगर इसका द्रव्यमान है, ठीक है, अगर इनकी द्रव्यमान अगर मान लो एम है, तो एम जी तो नीचे लगेगा ही लगेगा। ये बात तो श्योर ही है, ठीक। अब क्या है कि इनके अपोजिट डायरेक्शन में, इनके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक कहलाता है नॉर्मल फोर्स, ठीक अपोजिट, जो कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर काम करता है। समझिएगा ध्यान से, मतलब ऑब्जेक्ट के ठीक लंब, इसको नॉर्मल कहते हैं। इसको हम लोग आर से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये आर और ये एम जी दोनों इक्वल होता है। जैसे इसको अपने हाथों पर अभी हमने रख के यहाँ पे रख लिया और ये रुका हुआ है, इसका मतलब इसके एम और पृथ्वी के जी के कारण जितना नीचे की तरफ लग रहा है, हम अपने हाथों से भी इसको ऊपर उतना ही लगा रहे हैं, ठीक है, तभी जाकर ये रुका हुआ। अगर हम अपने हाथों से लगाने वाले आर का मान बढ़ा लेते हैं, ऊपर की तरफ गति करेगा। अगर नीचे जी का मान ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ गति करेगा। दोनों अगर बराबर है, बैलेंस में है, तो ये वस्तु की जगह क्या करेगा? रुका हुआ रहेगा। तो इस कंडीशन पर ये वस्तु अभी है। हमने क्या किया इस वस्तु के ऊपर कि हमने इस वस्तु के ऊपर एक फोर्स लगाया यहाँ पर, ठीक है। हमने सोचा कि इस पर एक फोर्स लगाते हैं और वस्तु को क्या कराते हैं?
गति करा, पर हमारे पास जो फोर्स लगा है ना, वो इतना फोर्स लगा कि इस वस्तु को चाहा कि गति तो करा दे, गति तो करा दे, पर गति करा नहीं पाया। मतलब गति करा रहा था, फोर्स लगा रहे थे, गति कर रहा था, इसको हम इधर से खींच रहे हैं वस्तु को, और ये वस्तु खींचा नहीं रहा, रुका हुआ ही है। मतलब जितना हमको, जैसे अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं और ये गति में नहीं आ रहा है, 51 पे भी नहीं आ रहा है, 52 पर नहीं आ रहा है, 59 पे भी नहीं आया, 99 न्यूटन पर भी नहीं आ रहा, लेकिन 100 न्यूटन लगाएंगे तब आएगा। हम उस 100 न्यूटन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं 60 न्यूटन का। जब 100 न्यूटन पर गति करेगा, हम उसमें 100 की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 90 का, हम बात कर रहे हैं 80 का, हम बात कर रहे हैं 70 का, हम बात कर रहे हैं 60 का। ठीक है, वो है अमाउंट ऑफ जो फोर्स लगाते हैं जो किसी वस्तु को, वस्तु पर लगने के बाद उस वस्तु क्या करता है, गति कराने की कोशिश करता है, पर वस्तु गति में नहीं आता है, गति में नहीं आता है। अच्छा, गति में नहीं आया तो क्या इसका मतलब उधर की तरफ लगने वाले फोर्स नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं। अगर उधर नहीं लगता तो वस्तु इधर ही खिंचा जाता है। इसका मतलब जो आपने 100 मीटर लगाते हो तब उधर वाले से ना इधर वाला का मन ज्यादा होता है, तभी खिसकना शुरू कर जाता है। और 100 से कम तक में क्या होता है कि जो आप इधर लगाते हो वही फोर्स का मन उधर भी लगते रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सतहों के कारण। ये क्यों होता है? ये जितना भार का ज्यादा वस्तु होगा उतना जो है वो उधर वाला फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, ये अगर कम भार का है तो कम फोर्स लगाओगे तो गति कर देगा, ज्यादा भार का है तो खूब ज्यादा बल लगाओगे तभी गति करे। तो इस कंडीशन पर जबकि वस्तु पे फोर्स लगा रहे हो और वस्तु रुका हुआ ही रह जाए, फोर्स लगा रहे हैं मोशन कराने के लिए पर वस्तु रुका हुआ ही रह जाए, और इस कंडीशन पर इन दोनों सतहों के बीच में जो फ्रिक्शनल उत्पन्न होगा उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक्स मतलब सीधा सीधी समझाएं, विराम वाला, जब वस्तु विराम में रहे उस समय जो घर्षण लगेगा वह घर्षण है। ठीक है, इसका मतलब ये बात हुआ कि जब किसी वस्तु पर हमने फोर्स लगाया, वस्तु गति करना चाहा, वो गति नहीं कर पा रहा है, पर उस कंडीशन पर भी उस वस्तु के दोनों सतहों के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। ठीक है, जो कि वस्तु को गति करने नहीं देता है, वस्तु विराम अवस्था में भी रहता है, रेस्ट में ही रहता है, पर ये अपोजिट डायरेक्शन फोर्स काम करते हैं। इन्हीं फोर्स को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। ये फोटो अपने कॉपी में साइड में बनाइए और मेरे साथ आप लोग डिफिनेशन लिखने का कोशिश करिए। ठीक है, पहले फोटो बना लो उधर साइड में। फोटो बनाइए साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे the opposing force the opposing force that comes, जो आता है, ठीक है, into play when a object tends to move। हिंदी मीनिंग समझा देते हैं। Move over the surface of another, but the actual motion as
at not started is called static friction. देख लीजिए फिर आपको समझाते हैं। दी अपोजिंग फोर्स मतलब विरोध करने वाले बल, ठीक है, डेट कम्स टू प्ले, ये कब आते हैं, व्हेन ए ऑब्जेक्ट टेंड्स टू ओवर व्हेन ए ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, जब किसी सतह पर कोई दूसरा वस्तु आता है, ठीक है, और वो दूसरा सतह यानी कि किसी सतह पर कोई वस्तु रहता है और वो गति करना चाहता है और इस कंडीशन पर वह जो फोर्स आता है, जो फोर्स गति क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, ठीक। पर इस कंडीशन पर क्या होता है यहाँ पर कि एक्चुअल में वस्तु क्या करता है, गति करता नहीं है, बट द एक्चुअल मोशन हैज एट नोट स्टार्टेड, मतलब जो वास्तव में जो वस्तु का जो गति होता है वो वास्तव में स्टार्ट होता नहीं है, गति करता नहीं है, ठीक है, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस समय की जो फ्रिक्शन होता है वही क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। बात समझ में आपको आया, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के संबंधित कुछ बातें हैं, चलिए लिखते हैं क्या है बातें। ये वस्तु कब तक गति में रह सकता है, जब ये अप्लाई होने वाले फोर्स इनके बराबर होंगे तो ये वस्तु गति में होगा, जब ये बराबर नहीं होंगे तो वस्तु गति में नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वह फ्रिक्शन होता है जब वस्तु गति में नहीं रहता है, रुका हुआ रहता है। पर ये कब तक रुका जा सकता है, जब तक एफ बराबर क्या होगा, एफ एफ के बराबर होगा, ठीक है, बराबर क्या होगा, एफ एफ के बराबर होगा। नीचे के एरो दीजिए और लिखिए, ठीक है। If applied force is P, if applied force is F and the body remains at rest, और body क्या है, वस्तु body मतलब object and the object remains rest, and object remains at rest, the frictional force F F, या कैपिटल F लिखे थे, F F is equal to F, ठीक है। If applied force is F, अगर अप्लाइड किया गया फोर्स F है एंड द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, और वस्तु क्या कर रहा है, रेस्ट में ही है, ठीक है, तो द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या, F बराबर क्या होगा, F F के बराबर होगा, ठीक है। If object is if object is at rest, जब वस्तु क्या करे, रेस्ट में रहे, नो पुलिंग फोर्स acts on it, then frictional force is zero,
कहने का मतलब है अगर ये वस्तु रुका हुआ ही है, ये रुका हुआ ही है और कोई खींचने वाला बल लगे हुए नहीं करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स का मान क्या होगा? जीरो ही होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर वस्तु रुका हुआ है, ठीक है, नो पुल फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई पुल फोर्स लगने इस पर लगता नहीं है, देन फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? जीरो। जब आप अप्लाई नहीं करोगे फोर्स को तो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर जीरो होगा, अप्लाई करोगे तब होगा। ठीक है, static frictional, static friction is a self-adjusting force because its change itself accordance to applied force. Static friction is a self-adjusting force. जो स्टैटिक फ्रिक्शनल होता है ना, जब आप किसी वस्तु पर लगाते हैं और वो मतलब स्टैटिक्स होता है, ठीक है, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपने आप में जो अप्लाई फोर्स होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को क्या करता है, मतलब एडजस्ट कर लेता है। मतलब अगर आप अप्लाई फोर्स कम लगाओगे तो वो भी कम लगाएगा, ज्यादा लगाओगे तो भी ज्यादा लगाएगा, वो ये इस तरह का बिहेव रखता है। ठीक है, तो इस तरह के हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जरूर। चलिए दूसरा नंबर फोर्स लिखकर डैश करेंगे। स्टैटिक के बाद क्या था? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लिख के डैश करेंगे। फोटो रहने देना है, फोटो फिर से काम देगा। ये बात कहता है हुआ, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये क्या करता है? अप्लाइड जो फोर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब मान लो अगर 100 न्यूटन पे ये वस्तु गति करता है, इसको 80 लगा देंगे तो उसी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। 50 लगा दोगे तो 50 के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। मतलब ये खुद ही ये डिसाइड कर लेता है कि सामने वाले कितने लगा। वही बात कर रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, बिकॉज इट्स चेंज इटसेल्फ, ये क्या करता है? इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप चेंजिंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, जो या अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स का उसके हिसाब से क्या करता है? ये अपने आप को एडजस्ट।
हाँ देखो बात कि अगर हम ये वस्तु रखा हुआ है, इस पर ये फोर्स लगाए ही नहीं, तो ये भी फोर्स नहीं लगेगा, ये दोनों काम करेगा, ये mg F के बराबर ही होगा, ये काम नहीं करेगा, इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, तो वो आपको सेकंड वही लिखे थे हमने। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था क्या कि एट रेस्ट, ठीक है, कुछ लिखा हुआ होगा इससे पहले, रेस्ट नो पुल फोर्स एक्ट ऑन देन द फ्रिक्शन फोर्स इज 0। ठीक है, मतलब अगर आप क्या करते हो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को भी रखे हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में ये अगर रुका हुआ है, इफ बॉडी इज रेस्ट, बॉडी इज रेस्ट, अगर ये वस्तु रुका हुआ है, ठीक है, इफ बॉडी इज रेस्ट एट रेस्ट नो पुल फोर्स एक्ट ऑन इट, इसका मतलब है कि इस पे कोई भी खींचने वाला कोई फोर्स नहीं लगता है। दैट मींस है कि देन द फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। सेकंड नंबर लिखकर डैश कीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब क्या करते हैं हम खुद, अब करते हैं ये है कि जो ये मेरा वस्तु रखा हुआ है ना, इस पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे इधर की तरफ, ठीक है, इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे हम, जिसके कारण क्या होगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन में भी वो फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। ठीक है, ये वस्तु इतना अप्लाई कर दिए हैं कि वस्तु रुका हुआ, गति कर ही नहीं रहा, न चाहता है कि गति करे। जैसे मान लो अगर इसको 100 न्यूटन का फोर्स दिया जाए तो ये मोशन करना शुरू करेगा, तो इसको हम 80 पर जाके रोके हुए, अब 80 से ज्यादा करेंगे, 1 न्यूटन बनाएंगे 81, तो वस्तु बहुत खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि वो चाह रहा है कि अब हमको इतना मिलने वाला है कि हम गति कर जाएंगे। 82 न्यूटन दिए, 83 न्यूटन दिए, 90 पहुंचा दिए, 91 दे दिए, 92 दे दिए, 95 न्यूटन दे दिए, वस्तु बहुत खुश कि अब हम गति कर जाएंगे, थोड़ा सा और 99 दे दिए, 99 तक गति नहीं किया, जैसे 100 न्यूटन दिए वस्तु गति कर। तो वो जो 99 वाला देखो, ये लिमिट है इसका, मतलब यहां तक, मतलब अब वो चाह रहा है कि हम गति कर जाएंगे, गति कर जाएंगे। तो वैसा अप्लाइड फोर्स, जिस फोर्स से वस्तु एकदम गति करने के मन में आ जाता है, ठीक है, नहीं आप गति कर जाएंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन पर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता हो उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग। मतलब पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है लिमिटिंग, और तीसरा होता है काइनेटिक। काइनेटिक मतलब वस्तु गति कर रहा है, तब उस समय जो पीछे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा उसको गति को हम लोग कहेंगे काइनेटिक। और लिमिटिंग क्या, लिमिटिंग मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा वैल्यू होगा इसका, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना स्टैटिक्स वाला यानी कि पिछले वाला का, उससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इसका होगा। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा फोर्स भी कर लगेगा, क्योंकि उससे ज्यादा फोर्स लगेगा तब तो वस्तु गति करेगा, ये जितना ज्यादा लगेगा वो उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लेते, देखिए if the applied force is if the applied force is increased, the force of the force of
the force of static friction also increases if the applied force is increases, यानी कि जो फोर्स लगा रहे हैं इसको इंक्रीज कर रहे हैं, the force of static friction, static friction मतलब इधर वाला जो फ्रिक्शन जो लग रहे थे वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। static friction also increases, वो भी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ेगा। if v if the यदि यदि अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स यदि अप्लाइड फ्रिक्शन if applied force exceeded मतलब बढ़ा जाएगा, ठीक है, if the applied force exceed मतलब बढ़ा दिए, ठीक है, बढ़ा दिए, ठीक है, exceed a certain यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, सर्टेन मतलब मैक्सिमम, जितना ज्यादा हम चाहते हैं, जितना वस्तु गति करने लगे उतना तक अप्लाई करते हैं। if the applied force exceeds a certain maximum value, the object starts मूविंग, तब वस्तु क्या करेगा, गति करना शुरू कर देगा, ठीक। The maximum value of static friction up to which object does not move is called limiting friction। फिर से वो फोटो यही बनेगा, क्या कहें, समझा देते हैं आपको। The applied force is increases, अप्लाई किए गए फोर्स को क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। The force of static friction also increases, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो पीछे लगता है वो भी क्या करेगा, इंक्रीजेस करने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। इफ द अप्लाइड फोर्स एक्सीड, यानी कि अप्लाई किया गया फोर्स को क्या कर दिया, हम बढ़ा दिए, ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू तक क्या किया, हम बढ़ा दिए, ठीक है। दी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूव्स, तो वो वस्तु क्या करेगा, गति करना शुरू कर देगा। मतलब ये कि अगर 100 न्यूटन पे वस्तु गति करता है तो हम 100 न्यूटन लगा देंगे तो वस्तु क्या करेगा, गति कर देगा। लेकिन 100 से पहले मतलब 99 तक का, तब हमने क्या कहा कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 99 था, ठीक है।
तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट नहीं गति करता है, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। वस्तु क्या कहलाता है उस समय? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। बात समझ में आपको आया? तो वो इससे पहले वाला पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपको पढ़ा है क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो 99 वाला जो कंडीशन है, जिससे थोड़ा बढ़ाने पर वस्तु गति कर जाएगा, ये तो क्रिटिकल पॉइंट वाला हो गया ना। ना ना इधर का है ना उधर का, ये बीच वाला है। इससे कम होगा तो ये बात कन्फर्म है कि वस्तु रेस्ट में ही रह जाएगा। इससे ज्यादा हो, थोड़ा सा भी होगा तो वस्तु क्या करेगा? गति में कर रह जाएगा। ये जो क्रिटिकल कंडीशन है ना, जो कि स्टैटिक से यानी कि विराम से गति में पहुंचा देगा, उसके बीच का जो कड़ी है, जो सबसे बीच का कड़ी है, जहां पर इनका पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है, उस समय जो उस समय जो स्टैटिक, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। हमने 90 99 से ज्यादा यानी 100 माना था, तो वो भी लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन में आ जाएगा। हमने एक एक का लेके चल रहे थे, आप बीच में हाफ ले लिए। हमने बोला 99 तक गति में, 99 से ज्यादा पूरे गति करेगा यानी गति करेगा। हाँ, तो पूरी तरह से करेगा, वो डिपेंड करेगा उनके सरफेस पे कैसा है। देखिए, जो अभी आप कर रहे हैं ना फ्रिक्शन, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट जो आपको ने वस्तु बना हुआ देख रहे हैं, ये अपने कॉलेज में लैब में रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास ही रहता है, ये मेरे पास ही रहता है। इसका अच्छा, एक दिन आप लोगों को हमने सिंपल व्हील का एक भेजा था आपको, वीडियो लिंक। जो बच्चे मेरा सिंपल मशीन पढ़ा होगा, उनको हम समझा रहे थे बार बार, तो उनको हमने भेजा था, वो देखे होंगे कितना अच्छा था, बताया था ना अच्छा से। लेकिन वो जो था ना, वो सिंपल व्हील एंड एक्सेल था, ठीक है। जबकि मैं अपने कॉलेज में जो रखा हुआ है ना, वो कंपाउंड व्हील एंड एक्सेल है। हम सिंपल व्हील एंड एक्सेल पढ़ाए थे, इसलिए वो लिंक खोज के देते, जहाँ पे पूरे अच्छे से तोड़ के बता दिया गया था। ठीक है। चलिए, आज इतना ही तक रखते हैं। अब आगे कल समझ में आया कुछ? हाँ बोलो ना, क्वेश्चन बोलो ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन में भी वस्तु मूव नहीं करता है, लिमिटिंग में भी नहीं मूव करता है, लेकिन लिमिटिंग में मूव करने 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 पर रहता है। हाँ, और 99 पर है तो मूव नहीं कर रहा है। 99 से थोड़ा ज्यादा देंगे तो क्या करेगा? वस्तु मूव कर जाएगा। ये जो 99 वाला पॉइंट तो क्रिटिकल वाला पहुंचा दिया ना तब, कि 99.01 भी के तो गति धीरे से गति करना शुरू कर दिया। और 99 से अगर कम हो ले, 88.9 है, तो वस्तु चाहेगा कि नहीं, हम तो अच्छे से विराम में। मतलब ये इस सिचुएशन वाले को जो फोर्स होता है, ठीक है, वही आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। कल हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कल फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो थोड़ा आप लोग पहुंचिएगा, 6 बजे के बाद ही पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या बोला बुआ? मेरा जो है ना 5 से 6 क्लास चलता है। 6 बजे क्लास जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद हम पढ़ा सकते हैं, तो 6 5 10 मिनट तक। हाँ? नहीं, हम ऑफलाइन क्लास नहीं करवाते, हम ऑनलाइन क्लास करते हैं। हम ऑनलाइन बच्चों को क्लास कराते हैं, 11th 12th वाले को, ठीक है, और नीट नीट का जो प्रिपरेशन करता है उसको फिजिक्स पढ़ाते हैं। डिप्लोमा वाला का चाहे थे कि नहीं, डिप्लोमा वाला के चाहे थे, आप देखे होंगे मेरा इस ऐप में नोटिस बोर्ड पर हमने रखा था बहुत दिन पहले, चाहे थे कि हम एक बैच बनाए, पर बच्चे सब शायद सपोर्ट नहीं कर पाए थे। हम वहां पर रखे थे, हम सोचे 10 बच्चे भी बोलेंगे तभी ना बनाएंगे। लेकिन 10 बच्चे भी, हाँ, दो तीन चार तो बच्चे हमको काफी फोन किए कि सर कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट तो वो लिमिटिंग हुआ ना।
क्रिटिकल पर लिमिटिंग हुआ, ठीक है। अगर ऐसे 10 स्टूडेंट हो जाएंगे तो फिर हम अपना सोचेंगे, ठीक है। चलिए, ट्वेल्थ वाले को देखो, जो अगर दूर के बच्चे हो तो फिजिक्स और मैथ हम दोषी पढ़ाते हैं, उनको हम 400 अभी ले लेंगे, ठीक है। 400 पर, अगर दूर के बच्चे हैं तो थोड़ा और डिस्काउंट कर देंगे, क्योंकि बहुत दूर के बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। 350 पर उसको हम 1 मंथ पढ़ा देंगे। 350, अब उससे कम क्या, क्या हम जाके विदेश चले जाएंगे तो 7 जीरो 350 में ही। ठीक है। हाँ, मंथ का सब 350 जो दूर के जितने होंगे, फिजिक्स और मैथ। और सब्जेक्ट भी होता है, पहले पहले मेरा 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करेंगे, उनके लिए दूसरा ऐप है, मेरा अपना ऐप है, ठीक है। मेरा वीडियो टॉक ऐप है, वो आपको जब जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको हम लिंक भेजते हैं, उनसे ज्वाइन कराते हैं उनको। चलिए ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं हम लोग।